चलिए, ठीक है, बैठिए। आज हम लोग पॉलिटी का दूसरा क्लास को देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग के सिलेक्टेड छात्र हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में चयनित हुए हैं। ये बैच आप लोग का चल रहा है सुबह में, इसको ध्यान दे लेंगे। 9 बजे से 4 बजे तक ये बैच चल रहा है, जिसमें टेस्ट क्लास वगैरह, डिस्कशन वगैरह सब चीज चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉलिटी का पहला क्लास हम लोग देख चुके थे। पहला क्लास हम लोग देखे थे क्या, राष्ट्रगान के बारे में, याद किए होंगे आप लोग। ठीक है, पूछते हैं अभी। ठीक है, चलिए बताइए आप। जनगण मन को राष्ट्रीय मान्यता का भारत का सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान किया गया? कब? ठीक, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय मान्यता दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था, ठीक। आप बताइए। आप बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? क्या? हाँ, ठीक, गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। अच्छा, पर क्या है आप लोग सब, ठीक ना। गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? आप बताइए। महात्मा गांधी जी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। मोबाइल साइलेंट कीजिए, ठीक ना। महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो महात्मा की उपाधि दी गई थी कौन सा? 1917 के, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी समय, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग भी याद किए होंगे। ऑनलाइन वाले आप लोग का क्या है, डेली आप लोग क्या करेंगे ना, नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। चलिए, आगे का क्लास हम लोग देखते हैं, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। चलिए, आज हम लोग राष्ट्रगान पढ़ चुके थे कल के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह हम लोग को पहले खत्म कर देंगे 1 2 क्लास में। तो राष्ट्रीय गीत को देखेंगे, तो देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। चलिए ध्यान देंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम है, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। आगे ध्यान देंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए आगे समझिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ, इस गीत को आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है। वंदे मातरम गीत को कौन सा उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इस बार टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था। ऑनलाइन भी वाला भी ध्यान देंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बार कि आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया। तो आनंद मठ का प्रकाशन किया गया 1882 ईस्वी में। इसी आनंद मठ उपन्यास से, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है वंदे मातरम गीत को, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। 1882 ईस्वी में आनंद मठ का प्रकाशन किया गया है। और इसी आनंद मठ में क्या है, सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। तो याद रखेंगे, आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का चर्चा भी किया गया है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770-73 में हुआ था। 1770 से 1773 ईस्वी के बीच सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था? तो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया था बंगाल में, इसीलिए क्या हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 से 1773 के बीच में। याद रखेंगे, आनंद मठ का प्रकाशन कब? 1882 ईस्वी में।
वंदे मातरम को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है, तो 65 सेकंड का समय लगता है, ठीक ना। यानी भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है, 65 सेकंड का समय लगता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो वंदे मातरम को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है, 65 सेकंड का समय लगता है। जबकि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसको गाने में कितना समय लगता है, तो इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो इसको भी याद रखना है। क्या बैटरी डाउन है क्या, दूसरा देखिए बैटरी तो ठीक है, ऑनलाइन वाले थोड़ा डिस्टर्ब होना, पीछे से हेलो हेलो, ठीक, हेलो, पीछे से इसको हिलाइए आवाज़, ठीक, हेलो, हाँ हेलो हेलो, देखिए तो पीछे से हिलाइए, आवाज़ शायद डिस्टर्ब हो रहा है उसमें। हेलो, पूरा नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है वो, पीछे से हिलाना होगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिएगा, आगे समझिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, इसी उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम को। चालू है ना, देख लीजिएगा भाई, ठीक, चलिए आगे ध्यान देंगे। इसे आनंद मठ को कब प्रकाशित किया गया, 1882 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया है। आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया, और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1770 से 1773 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, 1 मिनट रुकिए, चलिए ठीक। चलिए आगे ध्यान देंगे, तो वंदे मातरम को गाने में कितना सेकंड, राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इतना बात समझ गया। वंदे मातरम को प्रथम बार कब गाया गया, यानी राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार कब गाया गया, तो 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कौन सा, 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया। यह कैमा अधिवेशन था, तो यह 12वां अधिवेशन था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यह कांग्रेस का कैमा अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था। आगे ध्यान देंगे वंदे मातरम के बारे में, तो वंदे मातरम को गाया गया था 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। यह कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, और इसके बारे में याद रखेगा कि वंदे मातरम इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कराया गया था किसके द्वारा, रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा कराया गया, रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा कराया गया। कौन सा अधिवेशन के अध्यक्षता के द्वारा, तो 1896 के कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसमें वंदे मातरम को प्रथम बार गाया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा कराया गया था। बताइएगा आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कल बताए थे, कल के क्लास में, रहमतुल्लाह सैनी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या, बदरुद्दीन तैयब जी। कल हम बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1884 से 1885 के बीच है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल। और स्थापना किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, किसके द्वारा, ए ओ हुम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन, डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज मुस्लिम अध्यक्ष कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन, रहमतुल्लाह सैनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपियन अध्यक्ष कौन, जॉर्ज यूले। सिर्फ सुनिए, याद नहीं कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, और दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया तो विलियम बेडरबन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विलियम बेडरबन कौन सा अधिवेशन, 1889 के मुंबई अधिवेशन। और विलियम बेडरबन एक और अधिवेशन की अध्यक्षता करवाए थे, 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन। विलियम बेडरबन जो थे, 2 अधिवेशन के अध्यक्ष हुए, 1889 के कोलकाता अधिवेशन और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, एनी बेसेंट, 1917 के कोलकाता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, सरोजिनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन। रिपीट करके हमेशा याद किया कीजिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक और बताए होंगे, तीसरी महिला अध्यक्ष कौन, नलिनी सिंह गुप्ता, ठीक ना, 1933 के अधिवेशन की अध्यक्षता करवाई थी। इसके अलावा कुछ पॉइंट आज भी याद रख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। ये शायद कल बताए भी थे। 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद, जो कि 1923 के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। अगर पूछेगा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव अधिवेशन 1924, ठीक ना, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। पूछेगा कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने अधिवेशन की अध्यक्षता करवाए? 3 अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। ठीक ना। कौन कौन? 1929 के लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता करवाया गया। 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 36 के लखनऊ अधिवेशन, समाजवाद को लक्ष्य रखा गया था, लखनऊ अधिवेशन, ठीक ना, 1936 का। और 1937 का कौन सा अधिवेशन? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन, और यह गांव में संपन्न होने वाला कोई प्रथम अधिवेशन माना जाता है। तो ये 3 अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी मात्र एक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, बेलगांव अधिवेशन, ठीक ना। 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। इस प्रकार आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग जो क्लास कर रहे थे, तो 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में क्या किया गया? प्रथम बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया? रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन के अध्यक्ष था। ध्यान दीजिए, 1886 के कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, 1893 के लाहौर अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, और 1906 के कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। ठीक ना। तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, और 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीयों का ध्यान धन निष्कासन के सिद्धांत की ओर केंद्रित किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक ना। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ बात था। हम लोग देख रहे थे राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा कराया गया। और यह कांग्रेस का कैवा अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन था। याद हो गया होगा ये सब बात। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ध्यान दिया कीजिए पढ़ाई पर। क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान नहीं रह रहा है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो हम बताएं, अब ध्यान देंगे, भारतीय ये राष्ट्रीय गीत जो है, तो राष्ट्रीय गीत को भारत के सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? एक बात और याद रखेंगे कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। ठीक ना, किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया, और यह राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसे भारत के सरकार के द्वारा, यानी वंदे मातरम को भारत के सरकार के द्वारा कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया? तो इसे भी अपना लिया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक ना। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान किया गया। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। ठीक है, समझ गए? ठीक, चलिए आगे समझिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बहुत सारा लिखा हुआ उपन्यास है, जैसे आनंद मठ बताएं। ठीक ना, ठीक ना, आनंद मठ, कपाल कुंडला, ठीक ना, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, विश्व वृक्ष, चौधरी रानी, ये सब जो लिखा हुआ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसको याद रखना है। आनंद मठ किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। कपाल कुंडला किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर। दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो दुर्गेश नंदिनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चंद्रशेखर
विश्व वृक्ष चौधरानी, ये सब जो लिखा गया किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में की गई थी। और इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा किया गया है, जो कि बंगाल में हुआ था 1770 से 1773 के बीच में, ठीक ना। तो ये सब याद रखिएगा। प्रथम बार वंदे मातरम को 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा कराया गया था। क्लियर है। ये 12वां अधिवेशन था, और 26वां अधिवेशन रहा होगा कांग्रेस का, जिसमें राष्ट्रगान को गाया गया था। ध्यान दे लीजिएगा इसको थोड़ा। चलिए, तो ये था हम लोग का राष्ट्रीय गीत। चलिए, अच्छा समझ गए होंगे ऑनलाइन वाले भी, उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया जी आपको? ठीक। हाँ, आगे देख लेंगे उसको। चलिए, तो ये था राष्ट्रीय गीत। आगे हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय झंडा। चलिए, राष्ट्रीय झंडा देखेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। ठीक, हमको लगा कि अभी हनुमान जी का झंडा बोलिएगा। चलिए, ध्यान देंगे। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। एक मिनट, एक मिनट। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा है। चलिए, 3 रंग होता है, सब कोई जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा है, 3 रंग होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तिरंगा पड़ा। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, 3 रंग होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? तिरंगा पड़ा है। ठीक है, इसके बारे में सब समझेंगे हम लोग कि इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तैयार, सब समझेंगे। चलिए समझिए, 3 रंग होने के कारण कहने का मतलब कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। मान लीजिए, इसमें कौन सा रंग है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है। भर दे, क्या बना दे, बोलिए, पूरे झंडे बन जाएगा। तो ये सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है। सब कोई झंडा देखे होंगे, तो सबसे ऊपर कौन सा रंग? केसरिया रंग। झंडा के सबसे ऊपर रंग जो होता है केसरिया रंग। केसरिया रंग जो होता है वीरता और बहादुरी का प्रतीक होता है, ठीक है। तो वीरता और बहादुरी का प्रतीक केसरिया रंग होता है, ठीक है। चलिए, समझ लेंगे हम लोग आगे। बीच में क्या होता है? ये सफेद रंग क्या चीज का प्रतीक है? केसरिया रंग क्या चीज का प्रतीक होता है? वीरता और बहादुरी का, ठीक है। बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद रंग। और सफेद रंग क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है, सादगी और शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। इसके सबसे नीचे जो होता है कौन सा? हरा रंग। और हरा रंग जो होता है क्या चीज का प्रतीक होता है? हरा रंग जो होता है हरियाली का प्रतीक होता है, ठीक ना। हरा रंग जो होता है क्या चीज का प्रतीक? हरियाली का प्रतीक, ठीक है। तो ये झंडा को समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग का झंडा 3 रंग से होने के कारण इसका नाम तिरंगा पड़ा। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो कि वीरता और बहादुरी का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे जो रंग है कौन सा रंग है? तो सबसे नीचे आपका हरा रंग है, जो कि हरियाली का प्रतीक है। तो यही हम लोग का झंडा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा झंडा, दिखाई दे रहा है ना अब? चलिए समझिए अब। चलिए, ध्यान देंगे। तो झंडा में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो कि वीरता और बहादुरी का प्रतीक होता है। बीच में सफेद रंग होता है, सफेद रंग क्या चीज? शांति का प्रतीक होता है। और सबसे नीचे हरा रंग होता है, जो कि हरियाली का प्रतीक होता है। हरियाली कहाँ? नीचे है ना, धरती पर ना, तो इसीलिए हरा रंग हरियाली का प्रतीक, केसरिया रंग वीरता और बहादुरी का प्रतीक, सफेद रंग शांति का प्रतीक। सफेद रंग के ठीक बीच के पट्टी में एक चक्र होता है, ठीक ना। यह चक्र जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ में स्थित कौन सा है? अशोक स्तंभ है स्थित सारनाथ में, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ठीक ना। ये अशोक स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, ठीक ना। और सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से ही क्या लिया गया? चक्र को लिया गया है, अशोक स्तंभ से। यह अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य कराया गया था सारनाथ में। वहीं से चक्र को लिया गया है। चक्र से पहले तिरंगा में क्या हुआ करता था? चरखा, ठीक ना। चक्र से पहले इस तिरंगा में क्या था? चरखा, चरखा था, ठीक ना।
लेकिन चरखा को एक तरफ से देखने पर सीधा और दूसरा तरफ से देखने पर उल्टा दिखाई दे रहा था, इसीलिए चरखा को हटाकर क्या चीज को लाया गया, चक्र को लाया गया, अशोक स्तंभ से लाया गया चक्र को। अब चक्र को देखेंगे तो दोनों तरफ से सीधा ही दिखाई देगा, 24 तिल्ली होती है। तो ध्यान दें चक्र में 24 तिल्लियां होती है जो कि 24 घंटे देश को प्रवृत्ति के पथ पर चलने को प्रेरित करती है, ठीक है। और चक्र का रंग ब्लू, गहरा नीला या समुद्री नीला होता है, ठीक ना। चलिए आगे ध्यान देंगे। झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर पूछे तो 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई का पहले लंबाई चौड़ाई देगा तो 3:2, यानी 3 मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर चौड़ा होगा। अगर चौड़ाई और लंबाई अनुपात दे दे तो 2:3। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई दे रहा है या चौड़ाई और लंबाई दे रहा है, को ध्यान देंगे। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, अगर चौड़ाई पहले दे दे तो 2:3 हो जाएगा। क्लियर है। झंडा के बारे में देखेंगे तो झंडा का डिजाइन तैयार किया गया है पिंगले बखैया के द्वारा, ठीक ना। कहीं कहीं मैडम भिखाजी कामा के द्वारा देगा, लेकिन मैडम भिखाजी कामा के द्वारा प्रथम बार झंडा को फहराया गया था, ठीक ना। तो मैडम भिखाजी कामा के द्वारा पिंगले बखैया के द्वारा झंडा का डिजाइन तैयार किया गया था। और ये झंडा जो था, भारत को जब आजादी मिली तो झंडा के बारे में समझेंगे तो पिंगले बखैया के द्वारा झंडा का डिजाइन को तैयार किया गया था। याद रखेंगे, कहीं कहीं मैडम भिखाजी कामा भी दे देता है नाम। चलिए आगे समझिए। झंडा के बारे में देखेंगे तो भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले भारत में क्या था, भारत जब गुलाम था तो उस समय भारत के झंडा नहीं, अंग्रेजों का झंडा भारत में फहराया करता था, जिसका नाम था यूनियन जैक, ठीक ना। तो अंग्रेज के झंडा का नाम क्या है, यूनियन जैक। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर प्रथम बार झंडा फहराया गया, मतलब स्वतंत्र भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक ना। लेकिन भारत की सरकार के द्वारा इसे कब मान्यता दिया गया, तो तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक ना। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। क्लियर है। आगे समझिए। झंडा को भारत में प्रथम बार कब फहराया गया, तो ध्यान देंगे 7 अगस्त 1906 ईस्वी को झंडा को भारत में प्रथम बार फहराया गया था। कहां पर, कोलकाता के बागान चौराहा पर। कहीं कहीं देगा रावी नदी के तट पर 1929 ईस्वी में, ठीक ना। तो भारत में प्रथम बार झंडा फहराया गया 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कोलकाता के बागान चौराहा पर, ठीक है। विश्व में प्रथम बार झंडा कब फहराया गया, तो विश्व में झंडा प्रथम बार फहराया गया 22 अगस्त 1907 ईस्वी को, ठीक ना। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को किसके द्वारा फहराया गया, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा, ठीक ना। ठीक है। और यहाँ पर ये पूछेगा कि 7 अगस्त 1906 ईस्वी को प्रथम बार झंडा फहराया गया कोलकाता के बागान चौराहा पर फहराया गया भगिनी निवेदिता के द्वारा, जो स्वामी विवेकानंद की भगिनी थी, इसके द्वारा फहराया गया था और क्रांतिकारियों के द्वारा फहराया गया था। और 22 अगस्त 1907 ईस्वी को कोलकाता के बागान चौराहा पर नहीं, कहाँ पर, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को विश्व में प्रथम बार यानी विदेशों में प्रथम बार झंडा फहराया गया जर्मनी के स्टुटगार्ट पर मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। और मैडम भिखाजी कामा को क्या थी, यूरोप की भारतीय थी, यूरोप की सक्रिय क्रांतिकारी थी, ठीक ना। यूरोप की सक्रिय क्रांतिकारी थी और मैडम भिखाजी कामा को क्रांतिकारियों की मां भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे 22 अगस्त 1907 ईस्वी को विदेशों में प्रथम बार झंडा फहराया गया जर्मनी के स्टुटगार्ट पर, किसके द्वारा, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। भारत में प्रथम बार झंडा कब फहराया गया, तो 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कोलकाता के बागान चौराहा पर भगिनी निवेदिता के द्वारा और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा। कहां पर, कोलकाता के बागान चौराहा। क्लियर है। इस तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में कब अपना लिया गया, 22 जुलाई 1947। क्लियर है। चलिए आगे समझिए। आगे समझिएगा। झंडा को फहराने के लिए कई नियम आए। एक तो ऐसे अपना लिया गया भारत के झंडा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में कब, 22 जुलाई 1947। तो जब अपना लिया गया राष्ट्रीय झंडा के रूप में तो इसे सम्मान करना होगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे जब आगे संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के नागरिकों का पहला मौलिक कर्तव्य होता है कि संविधान की रक्षा करना, और संविधान की रक्षा करना और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का सम्मान करना। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हम लोग का, इसका सम्मान करना। चलिए आगे समझिए। झंडा के फहराने के लिए एक नया कानून आया 2002 में। 2002 में नया कानून क्या आया, कि नया कानून आया कि पहले आम आदमी आम दिनों में झंडा नहीं फहरा सकता था। अभी हम लोग देखते हैं कि कोई नारा वगैरह, जुलूस वगैरह, चाहे कुछ भी निकलता है तो हम लोग झंडा को लेकर निकलते हैं, ठीक ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आम आदमी आम दिनों में झंडा नहीं फहरा सकता था, लेकिन नवीन जिंदल के प्रयास से
नवीन जिंदल के प्रयास से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अब आम आदमी भी आम दिनों में झंडा फहरा सकता है। समझ गए, आम आदमी भी आम दिनों में झंडा फहरा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। ठीक है, अगला एक कानून, नया कानून आया 2004 में। 2004 में जो कानून आया तो झंडा फहराना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक ना, झंडा फहराना हर आदमी का मौलिक अधिकार बना दिया गया, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अ के तहत जोड़ दिया गया। ठीक ना, तो झंडा फहराना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बना दिया गया, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अ के तहत जोड़ दिया गया। ठीक ना, कब? 2004 के कानून के तहत। आगे समझिए, एक नया कानून आया 2009 में। तो 2009 में जो नया कानून आया, कौन सा कानून आया, तो ध्यान समझेंगे। 2009 में जो कानून आया, पहले रात्रि में झंडा नहीं फहराया जाता था। ठीक ना, पहले रात्रि में झंडा नहीं फहराया जाता था। ठीक है, लेकिन नवीन जिंदल के प्रयास से सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार दिया कि अब रात्रि में भी झंडा फहराया जाएगा, लेकिन प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्यों विवाद हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कि विवाद हुआ कि अगर कोई सेना शहीद हो जाता है तो उसके सम्मान में रात्रि में भी झंडा फहराया जाए। ठीक ना, लेकिन इसके लिए प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अतः न्यायालय के द्वारा नवीन जिंदल के प्रयास से न्यायालय ने 2009 में निर्णय दे दिया कि अब रात्रि में भी झंडा फहराया जा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। यह प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो 2009 का कानून याद हो गया, 2 का कानून याद हो गया, और 4 का कानून याद हो गया। झंडा फहराना हम लोग का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 के 1 के अ के तहत। ठीक है, और झंडा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो इतना बात आप समझ चुके होंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, फिर से ध्यान देंगे। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या? तिरंगा। 3 रंग होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तिरंगा पड़ा। सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग, केसरिया रंग क्या चीज का प्रतीक है? वीरता और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग, सफेद रंग शांति और सादगी का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग जो कि हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग के बीच पट्टी में क्या है? एक चक्र है। इस चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वहीं से लिया गया है। और इससे पहले चक्र की जगह क्या था? चरखा, लेकिन चरखा को एक तरफ से देखने में सीधा और एक तरफ से देखने में उल्टा दिखाई दे रहा था, अतः चरखे की जगह चक्र को लाया गया। और चक्र का रंग, चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है, जो कि हमें 24 घंटे प्रगति के पथ पर चलने को प्रेरित करती है। लिख लीजिए, जो पॉइंट नहीं याद हो रहा है उसको। ठीक है, नोट करा देंगे हम। जितना भी की पॉइंट लिखते चले जाइए, ऐसे असाइनमेंट है ना, उससे देख लीजिएगा। तो चरखे के जगह क्या चीज को लाया गया? चक्र को लाया गया। चक्र में 24 तिल्लियां होती है, जो कि हमें 24 घंटे प्रगति के पथ पर चलने को प्रेरित करती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चक्र का गहरा नीला या समुद्री नीला रंग होता है। चलिए ध्यान देंगे, झंडा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3। झंडा का, पहले भारत में झंडा अब अंग्रेजों का फहराया जाता था, जिसका नाम क्या था? यूनियन जैक। ठीक ना, भारतीय झंडा तिरंगा को 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत में प्रथम बार फहराया गया। ठीक है ना, लेकिन अगर पूछा जाए झंडा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, तो झंडा का डिजाइन जो तैयार किया गया किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा नहीं, कहीं कहीं देगा, लेकिन सबसे अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए झंडा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, तो पिंगले व खैया के द्वारा। ठीक है, आगे समझिए। इस झंडा को, तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आगे ध्यान देंगे, 7 अगस्त 1906 ईस्वी को भारत में प्रथम बार झंडा कोलकाता के बगान चौराहा पर फहराया गया था, भगिनी निवेदिता के द्वारा, जो स्वामी विवेकानंद की भगिनी थी। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को क्या हुआ? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा विदेशों में और जर्मनी के स्टुटगार्ट पर प्रथम बार झंडा फहराया गया था, विदेशों में। मैडम भिखाजी कामा यूरोप की सक्रिय क्रांतिकारी थी, इन्हें क्रांतिकारियों की माँ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझिए। झंडा के सम्मान के लिए कानून है, 3 कानून है, ध्यान देंगे। तो 2002 का कानून क्या था? 2002 से पहले आम आदमी आम दिनों में झंडा नहीं फहरा सकता था। ठीक है, आम आदमी आम दिनों में झंडा नहीं फहरा सकता था। इसको तो क्या हुआ कि नवीन जिंदल के प्रयास से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अब आम आदमी भी आम दिनों में झंडा फहरा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। ठीक है, ध्यान देंगे कि हमेशा झंडा को लेकर सम्मान अगर न किए जाएंगे, न किया जाता है, इसके लिए हमेशा याचिका दायर किया जाता है या केस वगैरह होते रहता है। IPL 7 में शाहरुख खान के द्वारा क्या गया था? उल्टा झंडा ले लिया था। ठीक ना, तो क्या किया? उन पर भी एक मुकदमा दायर किया गया था। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। ठीक ना, तो क्या करते थे उनके जो कार्यकर्ता लोग हुआ करते थे, तो झंडा के साथ झाड़ू लेकर के प्रचार किया करते थे, इन पर भी मुकदमा हो चुका है। तो झंडा का हमेशा सम्मान करना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। 2004 में क्या आया? तो 2004 में ध्यान देंगे कि झंडा फहराना
सब झंडा फहराना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अ के तहत जोड़ दिया गया। 2009 में क्या हुआ था, तो 2009 में हम क्या बताएं, तो 2009 में है क्या कि पहले रात्रि में भी झंडा नहीं फहराया जाता था, लेकिन नवीन जिंदल के प्रयास से अब रात्रि में भी झंडा फहराया जाने लगा, लेकिन इसके लिए प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। समझ गए? आगे बढ़े अब। ठीक है, कुछ झंडा का प्रतीक चिन्ह देखेंगे, मिटाते हैं इसको। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, कहीं कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में देता है। चलिए ध्यान देंगे, चलिए आगे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को झंडा के बारे में, तो झंडा का चिन्ह देखेंगे, जैसे कि देखिए हरा झंडा है, तो हरा झंडा हरियाली का प्रतीक होता है। ठीक है, हरा झंडा क्या चीज का प्रतीक? हरियाली का प्रतीक। ठीक है, सफेद झंडा, सफेद झंडा जो होता है क्या चीज का प्रतीक? सादगी या शांति का प्रतीक। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे काला झंडा विरोध का प्रतीक। काला झंडा क्या चीज का प्रतीक होता है? विरोध का। लाल झंडा खतरा का प्रतीक। ठीक है, लाल झंडा क्या चीज का प्रतीक? खतरा का प्रतीक। आगे ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे झुका हुआ झंडा, अगर झंडा को झुका दिया गया है, विपदा का प्रतीक, सॉरी शोक का प्रतीक, शोक का प्रतीक। अगर उल्टा झंडा है, उल्टा झंडा विपदा का प्रतीक। पीला झंडा संक्रमण का प्रतीक। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह होता है झंडा में, ध्यान रखेंगे। सफेद झंडा शांति का प्रतीक, काला झंडा विरोध का प्रतीक, लाल झंडा खतरा का प्रतीक, झुका हुआ झंडा शोक का प्रतीक, उल्टा झंडा विपदा का प्रतीक और पीला झंडा संक्रमण का प्रतीक। ठीक ना, हरा झंडा हरियाली का प्रतीक। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो ये था राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, तो तिरंगा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में, तो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर। तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। चलिए समझिए, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत की जो शुरुआत किया गया है, तो शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे कौन? राजा कनिष्क, राजा कनिष्क। और कनिष्क जब गद्दी पर बैठे थे, बताइए कब गद्दी पर बैठे थे? हिस्ट्री में बताए थे कब? नहीं याद? कैसे? 2 दिन पहले क्लास हुआ है ना। ठीक है, 78 ईस्वी में। कब गद्दी पर बैठे? 78 ईस्वी में। तो गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में क्या किया गया? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा संवत शुरू किया। जब पहले के राजा वगैरह जब गद्दी पर बैठा करते थे, उस समय से एक उनका नया कैलेंडर, नया साल शुरू हुआ करता था, उसी को संवत कहा जाता था। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक हुए कौन? कनिष्क। और कनिष्क गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक कैलेंडर को जारी किया, जिसे या संवत प्रारंभ किया, जिसे शक संवत के नाम से जाना गया। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में मानी जाती है। क्लियर है? कब मानी जाती है? 78 ईस्वी में मानी जाती है शक संवत की शुरुआत। क्लियर है? चलिए आगे समझिएगा। शक संवत के अनुसार वर्ष का प्रथम माह क्या होता है? चैत। कौन? चैत। और अंतिम माह फागुन। शक संवत के अनुसार वर्ष का प्रथम माह चैत और अंतिम माह फागुन। कुषाण वंश के बारे में एक लाइन याद रखेंगे, कुषाण राजवंश की स्थापना, ठीक ना,
कुजुल कन्फ्यूशस के द्वारा किया गया था मध्य एशिया के बैक्टीरिया में। लेकिन भारत में अगर कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो भीम कन्फ्यूशस, ठीक ना। और कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क था, कनिष्क के दरबार में आप बताइए कौन कौन दरबारी था, इसके दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? हाँ, चरक और अश्वघोष, तीनों मिला के कई को बोल दीजिए, और नागार्जुन, ठीक ना। ये किसके दरबारी थे? कनिष्क के। चरक जो था किसके दरबारी था? ये आयुर्वेदिक था, कनिष्क के दरबारी था। आप बताइए तो जीवक किसका दरबारी था? बिंदुसार। तो जीवक किसका दरबारी था? बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार के दरबार में जीवक और महागोविंद जैसे विद्वान रहते थे। जीवक जो था राजवैद्य था, जो राजा प्रबोध का इलाज किया था। और ये महागोविंद जो था वास्तुकार था, जो कि क्या किया था? राजगीर जैसे नगर का निर्माण कराया था, ठीक ना। इसको भी याद रखेंगे, पढ़ के घोर के पी जाता है। तो कनिष्क के दरबार में चरक जैसे विद्वान रहते थे। और चरक एक आयुर्वेदक था या चिकित्सक था। चरक के द्वारा चरक संहिता जैसी पुस्तक की रचना की गई। चलिए ध्यान देंगे। तो शक संबंध के अनुसार वर्ष का प्रथम माह चैत और अंतिम माह क्या होता है? फागुन। ध्यान देंगे, शक संबंध से पहले भारत में कौन सा कैलेंडर चलता था? तो विक्रम संबत चलता था। कौन सा? विक्रम संबत। और विक्रम संबत की शुरुआत जो किया गया था, उज्जैन का एक शासक था विक्रमादित्य, ठीक ना। शकों को पराजित करने शक संबत के विक्रम संबत की शुरुआत उज्जैन के एक शासक था, राजा परमार वंश का शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के द्वारा क्या किया गया कि इस विक्रम संबत की शुरुआत की गई थी कब? 58 ईसा पूर्व में, ठीक ना। कितना ईसा पूर्व में? 58 ईसा पूर्व में, ठीक ना। लेकिन भारत के सरकार के द्वारा शक संबत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। और कब अपना लिया गया? तो शक संबत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया, ध्यान रखेंगे, 22 मार्च 1957 को। इससे पहले भारत का कैलेंडर जो था विक्रम संबत पर आधारित था, ठीक ना। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना को किस संबत के तहत सम्मिलित किया गया? विक्रम संबत के तहत, ठीक ना। तो याद रखेंगे। तो 22 मार्च 1957 को शक संबत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपना लिया गया। तो समझिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या किस पर आधारित है? शक संबत पर आधारित है। शक संबत की शुरुआत किसके द्वारा? तो कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था। और राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक था, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक एक राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था, ध्यान देंगे। और शक संबत की शुरुआत कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था कब? 78 ईस्वी में। शक संबत के अनुसार वर्ष का प्रथम माह चैत और अंतिम माह क्या होता है? फागुन। शक संबत से पहले भारत का कैलेंडर विक्रम संबत पर आधारित था। और विक्रम संबत की शुरुआत उज्जैन के परमार राजवंश के शासक था विक्रमादित्य, जिसने शकों को पराजित किया था। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया था? विक्रम संबत की शुरुआत की थी 58 ईसा पूर्व में। भारत का कैलेंडर शक संबत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। एक बात और रखिएगा, इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर है, इस्लाम धर्म में जो कैलेंडर होता है, तो इस्लाम धर्म का कैलेंडर किस पर आधारित होता है? हिजरी संबत पर आधारित होती है। किस पर? हिजरी संबत पर। और हिजरी संबत की शुरुआत कब हुआ था बताइए? तो हिजरी संबत की शुरुआत होता है 622 ईस्वी में। तो हिजरी संबत की शुरुआत कब? 622 ईस्वी में। इस्लाम धर्म का कैलेंडर जो होता है हिजरी संबत पर आधारित होता है। और हिजरी संबत की शुरुआत कब मानी जाती है? 622 ईस्वी में। क्लियर है? आगे समझिए एक बात और, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है जिसे पैगंबर मोहम्मद, तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कब हुआ था पैगंबर साहब का जन्म? 570 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, 570 ईस्वी में, ठीक ना। लेकिन इनका मृत्यु के बारे में पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुआ था? 632 ईस्वी में, ठीक ना। तो पैगंबर साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में, इनका जन्म 670 ईस्वी में। और इनके ही द्वारा हिजरी संबत की शुरुआत की गई थी कब? 622 ईस्वी में। क्लियर है? तो ये था हम लोग का राष्ट्रीय कैलेंडर, याद हो चुका होगा। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या था? शक संबत। इस प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? राष्ट्रगान पहले देख चुके थे। तो राष्ट्रगान को, जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब दिया गया? 24 जनवरी 1950। वंदे मातरम को कब राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया? 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। और तिरंगा को राष्ट्रीय गान के रूप में, तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जुलाई
1947। ठीक है। और ये राष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग को कब मान्यता दिया गया शक संवत के रूप में? तो इसको दिया गया कब? 22 मार्च 1957। तो ये डेट याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा 22 जुलाई 1947। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े कि रहने दे अब? ठीक है, रहने देते हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना पढ़ा है इसको असाइनमेंट से देख लेंगे। ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। जो भी क्लास कराया जा रहा है, डेली क्लास कराया जाएगा पॉलिटी का। और एक एक अभी हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में पढ़ रहे हैं, कल ये खत्म हो जाएगा अगले क्लास में। और क्लास राष्ट्रीय चिन्ह खत्म होगा, वैसे ही हम लोग संविधान पे आएंगे और संविधान निर्माण वगैरह को देखेंगे, संवैधानिक विकास को देखेंगे। और एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर करके हम लोग पूरे पॉलिटी को पढ़ेंगे अच्छा से। किसी भी एग्जाम में आप बनाइएगा, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो आपसे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना? तो आप रेगुलर क्लास से जुड़े रहें। ऑनलाइन वाले क्लास में कमेंट करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी था कि रेगुलर क्लास रखने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही देखा कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए कि अगला क्लास, और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आप लोग डेली आइए। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए।